बोलना नहीं भी साथी बड़ा कर भाई बैठ जाओ हमारे मूले पर बैठ जाओ हाँ तो ये जमीन में बैठ जाओ मैं बैठ जाओ देखा साला तेरा किसी को बनो अबे तो का सब बैठे कहे ते पड़ गया हाथ कहो नाला में कहा बे भाई सवाल तुमका पेपर करा नहीं महुओं तरह बैठा था भाई ऐसे बैठ जाता भी सब बैठ जाओ पहले बताओ चाहे सम बैठे तो हम आगे ना रेगिस्तान का हवाई जहाज हो गया अबे साले ऊंट कहाँ बांधा ऊंट की तरह बैठ गए नहीं कहा मैं बोला तू अलथी पलथी मार कर बैठ जा हमारी समझ क्या अलथी का पेलथी मार चाहे जैसे तू बैठे मगर बैठा भाई मेरा गद्दी तो बैठा हाँ जी अब बीच में बोलना नहीं बाबू साहब क्या बात है आज हम लकड़ी बिनत रहे ना तब तो भाई तू तो राजा हो गए फिर राजा आज यहाँ को बिरादरी बैठा हमारे बगल लकड़ी बिन रहे तब कब लकड़ी बिनत रहे हमका एक मोट के करीब नागिन मिली अरे तो का मेरे हमसे क्या करे बताओ हमका कहा अपने बाबू का हमारे सुरंग में लिया के आया वहाँ हम क्या करे पूछ पकड़ा अब तू चला जाए खोदे के बाद होगा मरी लेवा मरी से क्या बड़ा हुआ भाई सारी बात छोड़ जब तू लेट हो जाता है तो कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता है बचने के लिए ठीक है कोई बात नहीं दूर दराज से आए भाई नौटंकी कला से मेरा परिचय बता दे तू बता दे आगे बताएगा हम बताए और मैं किसे कह रहा हूँ याद करा उस समय उस जमाना के बाद याद है जब तोहार बाप हम रहे अच्छा जनों की बात करता पूर्ण जनों की बात करता ये हमारे बाप है हम इनकर बेटे हुआ रहे उन्हीं समय का बात या बाबू साहब उन्हीं समय का बात या जब तोहार माई हमार मेहरारू अब गलते मतलब समझ गए तो लेकिन पंचा वैसे कुछ भी हो हमारे बाबू साहब की माई का आदत बहुत बढ़िया थी सीधे स्वभाव के नहीं बेचारा ऐसे ओलरी रहे ओलरे खोल दे कहा बेटवा जितना लेत बने लाई ले नहीं कोई बात कहने से पहले उसका नाम ले लिया कर बड़ा काट डालूंगा सोचे ना हमारे बाप रहे हमारे माई तुम्हारे मेहरारू रही ये कौन सा कहा था कहा था आप समझे नहीं मार कहे का मतलब ये है कि आपके पिताजी के जमाने का हम नौकर है आपके पिताजी के साथ साथ नौकरी करत रहे तो आज जब तोहरे बाबू निपुर गए हैं जब नहीं पढ़ा नहीं आवा तो सीधा सीधा बोल दो हाँ मरमराई के तो खटिया का पार्टी है कहीं का भी मरे के बाद मराई जाती चलो तू बच जाए बताया हमारा कर देगा साला इसे चला से इसको अभी पकड़ा दो सारा पूरा बाहर पकड़ लेता है हम तो सोचे थे हमका पोल पकावा हम बाहर से चुन्नी पकड़ लेकिन सोचे थे गिरा तो ऐसे छिपकली नहीं पे छुई गई हाथ क्या
जानता हूँ उतने ऊपर से गिरे तो छितराएंगे आप, मगर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। साथियों दोस्तों ने जब भाषा की दुनिया में तुम्हें कौन हो, कहाँ कहे हो, मेरा नाम क्या है, मेरा ये आपका गाँव, आपका जिला, आपका शहर, आपका मोहल्ला, ये रात भर के लिए हमारे लिए रामनगर है। ये राज बहादुर की बहुत बड़ी कहानी है। मैं आज इस रामनगर में महाराज विक्रम सिंह के यहाँ मंत्री के पद पर नियुक्त था, मंत्री के पद पर नियुक्त था। और मैं जब महाराज के बगल में बैठता था, महाराज सिंहासन पर बैठते थे, तो मैं ही सोचता रहता था कहीं दिन मुझे सिंहासन पर बैठने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, जब 2 बच्चों का जन्म हुआ तो मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं 2 बच्चों को लेकर जाऊंगा कहां। महाराज विक्रम के यहाँ आया। महाराज विक्रम सिंह ने मुझे अपने दरबार में महामंत्री का पद दे दिया और रहने लगा। वफादारी से काम कर रहा था, मुझ पर बहुत खुश थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे और मेरा एक बेटा और एक बेटी। जब इस हवेली में होने लगी तो एक दिन मेरा दिमाग घूम गया कि अगर मैं इस हवेली का राजा बन जाऊं तो मेरे बच्चों का जीवन कैसा होगा। ईमानदार था, ईमानदारी से काम कर रहा था, मगर एक दिन महाराज से बात हुई। महाराज मुझको क्षेत्र में भेजे, मैं गया और सारी बात बता, मगर महाराज मुझ पर बहुत टाइट हो गए। ऐसी बात किए और नौकरों के सामने मुझसे टाइट होकर बात किए। उसी दिन से मेरी खोपड़ी घूम गई कि महाराज अगर तुम्हारी इस हवेली को, तुम्हारे राज को अगर राज बहादुर अपना ना लिया तो कुछ न किया। उनकी बारी प्रयागराज गंगा स्नान करने के लिए अपने दोनों बच्चों को लेकर गई। महाराज हवेली में अकेले सो रहे थे। नौकरानी विद्यार्थी वो काम कर रही थी और कुछ लोग आए, बोले कि महाराज से मुझे काम है, महाराज से मुलाकात करा दो। मैं बोला तुम दरबार में बैठो, मैं महाराज को जाकर बुला कर लाता हूँ और मुलाकात करवाता हूँ। साथियों, जब मैं के कक्ष में गया देखा तो महाराज बड़ी चैन के लिए सो रहे थे। मौका बड़ा सुहाना था, मौका बड़ा सुहाना था। महाराज गहरी निद्रा में सो रहे थे और जब गहरी निद्रा में सो रहे थे मैं 1-2 बार उनको बुलाया, 2 बार बुलाया कि महाराज आपसे कोई मिलने आया है। महाराज नहीं बोले। जब महाराज नहीं बोले तो मैं समझ गया कि ऐसा मौका राज बहादुर दोबारा नहीं मिलेगा। बंदूक उठा लिया, बंदूक उठाने का सोच रहेगा कि अगर बंदूक से मारूंगा, गोली से मारूंगा, अगर फायरिंग होगी तो बाहर तक आवाज जाएगी और लोग दौड़कर हवेली के अंदर आ जाएंगे। तो मैं क्या जवाब दूंगा कि गोली चली कहां और जान गई किसकी। मैं हवेली में अकेला था और एक नौकरानी पित्तवती वो भी काम कर रही थी। मौका मिला, उठाए तकिया। और महाराज के सीधे सीधे मुंह पर लगा दिया। लगाने के बाद जब मुंह को दांत दिया, महाराज छटपटाने लगे। थोड़ी देर के बाद महाराज अपनी हवेली को छोड़ दिए। महाराज अपनी हवेली को छोड़ दिए तो मैं सोचने लगा महाराज तो अपनी हवेली को छोड़कर चली गई। अब यहाँ का राजा बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं सोचने लगा कि अगर इस घड़ी महारानी प्रयागराज गंगा स्नान करने के लिए गई है, अगर वापस आएगी और पूछेगी कि राज बहादुर राजा कैसे मर गए, मैं क्या जवाब दूंगा। महाराज का घोड़ा सामने हवेली के बना था
और घोड़े पर सवार हुआ, पहुंच गया प्रयागराज गंगा घाट। देखा तो महारानी गंगा में डुबकी लगा रही थी। उतरा और मैं आगे पढ़ना शुरू कर दिया। डुबकी लगा रही थी और बाल पकड़कर महारानी का उसी गंगे में 2 बार बो दिया। महारानी का भी मामला समाप्त हो गया। 2 बच्चे, दोनों छोटे छोटे थे। वो जब अपनी माँ को मरते हुए देखे तो भागना शुरू कर दिए। मैं सोचा अगर ये दोनों बच जाएंगे तो एक ना एक दिन मेरा कांटा रास्ते का कांटा बनेंगे। पीछे गया मगर उसी वक्त तूफान आ गया और तूफान में ना जाने कहां दोनों भटक गए। भटकने के बाद जब मैं हवेली पर आया तो मैं बताने लगा कि आज महाराज की मृत्यु हो गई, वहां तूफान आया, वहां महारानी खत्म हो गई। मैं क्या करूं, ये तो कैसा पड़ने आ गया है। महाराज के मर जाने के बाद इस सिंहासन का राजा मन हो गया। मैं यहाँ का राज करता हूँ और हुकूमत मैं चलाता हूँ। और कैसी हुकूमत चलाता हूँ, अगर जो कोई भगवान की पूजा करता है और मेरा नाम नहीं लेता है उसको इस विक्रमपुर में महाराज विक्रम सिंह के यहाँ मैं महाराजा हूँ और राज्य मेरा चलता है, मेरे इशारे पर काम होता है। अगर किसी ने बिना इजाजत के कहीं भी पूजा पाठ किया तो सीधा सीधा मौत की खार उतार देता हूं। आज अब है सूबेदार कहाँ चला गया था? बस आपके बगल में ही, मैं पीछे। अच्छा बैठा था। तो जानता है कि अगर क्षेत्र में कोई पूजा करते हुए नजर आया तो राज दुखी तो सारी दुनिया दुखी। राज घोष तो सारी दुनिया। जाके देख नगर में कहीं पूजा तो नहीं हो रही है, कोई पूजा तो नहीं कर रहा है। अगर किसी ने पूजा करने की कोशिश की, हमारी पूजा ना की तो कसम प्रयागराज की बिना कफन के दफन कर दूंगा। बाबू साहब, आप कैसे रवैयत ने परसों में आपकी रवैयत में घूमने के लिए जब निकला तो मैं देखा कि आपके नामों की जोर जोरों से जय जयकार हो रही थी और किसी प्रजाजनों की हिम्मत नहीं हुई कि वो मंदिर मस्जिद में जाकर पूजे और नमाज अदा कर सके। गूंज रही थी तो मैंने सोचा कि हमारे बाबू साहब का ही जय जयकार हो रहा है, इसका मतलब इस नगर में कोई हमारे बाबू साहब के खिलाफ जाने वाला नहीं है। अपने इस रवैयत में बहुत ही खुशहाली के साथ आपका जय जयकार होता है और कोई पूजा करने का कोई पूजा नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। उठाओ बंदूक और मेरे साथ चलो। आज मैं पहले अपने कच्छ में आराम करूंगा, उसके बाद निकालो घोड़ा चलते हैं, क्षेत्र में देखते हैं। अगर मेरी जय जयकार नहीं तो कसम प्रयागराज की बिना कफन के दफन कर दूंगा। लेकिन कैसे कुछ भी बना दे। अगर मेरा दिल जलता है तो मैं इसकी झोपड़ी उसका मारे जला देता हूँ। कि अरे बस्तियां मेरी सारा